आज है 26 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है नीलकुरुंजी फ्लावर्स, जिनको साइंटिफिक नेम स्ट्रॉम्बोलेंथिस कुंथियाना है। ठीक है, अभी ये जो सीथालयन गिरी हिल्स कर्नाटका में है वहाँ पे ब्लूम हुए हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग इनका होता है। ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। IUCN की कैटेगरी जो है जो रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, और ये इंडिया में नॉर्मली साउदर्न जो हमारा साउदर्न पार्ट है वहाँ पे मिलते हैं। संदारू हिल्स जो कर्नाटका में है, नीलगिरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, अगाली हिल्स। ठीक है, ये यही सब जगह पाए जाते हैं। उसके बाद बथुकम्मा फ्लावर फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल एक तरह का नवरात्रि को ही मनाते हैं। ठीक है, तेलंगाना में। उसमें फ्लावर का ऐसे पिरामिड बनाते हैं, कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसी की पूजा 9 दिन होती हैं और ये जो गॉडेस शक्ति हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। फिर है स्वच्छ टॉयकॉथन। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था कि जो ड्राई वेस्ट होते हैं उनसे कैसे टॉयज़ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ 2020 में लॉन्च किया गया था और उसका उद्देश्य था कि भारत में जो टॉय इंडस्ट्री है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, खासकर जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड टॉयज़ होते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद रोश हशना ये जेविश न्यू ईयर है। ठीक है, बिब्लिकल नेम इसके लिए जो है वो यौम तेरुआ, उसका मतलब होता है कि डे ऑफ शाउटिंग एंड ब्लास्टिंग, मतलब शोरगुल का दिवस। ठीक है, उसके बाद मन कडिंग, ये क्रिकेट में ये टर्म आता है। ठीक है, अपने यहाँ एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे वीनू मांकड़। ठीक है, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आउट किया था। वो रन वाले साइड पे खड़ा था और जब भी बॉलिंग कर रहे थे वो आगे बढ़ गया, तो उन्होंने वो गुल्लियाँ उड़ा दी उसकी, जो स्टंप होता है। ठीक है, तो उस तब से ही ये मैन कटिंग कहा जाता है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो होता है अगर उसको आउट कर दिया बिना बॉल रिलीज़ किए तो ये मैन कटिंग कहलाएगा। फिर है इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज़। जो हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कि जो पार्टी होती है उनके जो अलग अलग पद होते हैं उसमें इलेक्शन हो या ना हो उसके बारे में नहीं कहा गया उसमें। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है जब उसमें बताया गया कि जब कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आती है तो उससे कहा जाता है कि वो अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी सबमिट करे। ठीक है, और उसी गाइडलाइन में ये भी प्रोविज़न है कि वो वहाँ पे मतलब उनके जो पद होते हैं पार्टी के उस पे रेगुलर इंटरवल पर जो है बताए कि कितने कितने भी रेगुलर इंटरवल पर वो इलेक्शन करा के उन पदों पे लोगों को नियुक्त करेगी। ठीक है, जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके। लेकिन अगर ऐसा कोई पार्टी नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है और इनको पावर नहीं है। इसके लिए उन्होंने लॉ कमीशन से लॉ मिनिस्ट्री से कहा है कि और थोड़ी पावर दी जाए ताकि वो डी रजिस्टर कर दें पार्टीज़ को या कोई और ठोस कदम ले सकें उनके खिलाफ। ये वो फ्लावर है नील कुरुंजी, और ये झूलन गोस्वामी जी हैं जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, झूलन गोस्वामी जी पश्चिम बंगाल से आती हैं। ठीक है, उसके बाद है शिफ्टिंग मानसून पैटर्न। इसमें बताया गया कि अपने यहाँ बारिश इस बार 7% ज़्यादा हुई है, मतलब ऑन एन एवरेज 7% ज़्यादा बारिश हुई है। कई जगह बाढ़ आई है अच्छी खासी और कई जगह सूखे पड़े हैं। ठीक है, तो खासकर जो हमारा साउदर्न इंडिया है और सेंट्रल इंडिया, ठीक है, वहाँ बहुत बारिश हुई है, बाढ़ आई है। और नॉर्दर्न पार्ट में बिहार यूपी के कुछ पार्ट जो ईस्टर्न पार्ट हैं और झारखंड और उड़ीसा, इनके कई पार्ट ऐसे जहाँ लॉन्ग स्पेल रहे हैं बारिश नहीं हुई है, वहाँ सूखे पड़ने की हालत हो गए थे। ठीक है, रेन डिफिसिट वहाँ पे हुआ है। और जो हमारे यहाँ IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो जो है 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो भी बारिश होती है उसको मानसून रेन मानता है। उसके बाद नहीं, उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून होता है। हमारे यहाँ 15 सितंबर से ही एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होने लगती हैं और मानसून हमारा रिट्रीट करना शुरू करता है। सबसे पहले राजस्थान से शुरू करता है मानसून, जो है सबसे लास्ट में राजस्थान पहुँचता है, राजस्थान। ठीक है, और सबसे पहले वहाँ से रिट्रीट करना शुरू करता है। ठीक है, और हमारे यहाँ इस बार अच्छी रेन का कारण ला नीना को माना जा रहा है। ला नीना की कंडीशन होती है जो वो पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन में जो डार्विन से लेके और साउथ अमेरिका के जो कोस्टल पार्ट है वहाँ के बीच में जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो सरफेस टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है ला नीना और एल नीनो। ठीक है, जब वो मतलब थोड़ा ठंडा रहेगा, जब वो ठंडा रहता है तो ला नीना होता है और जब गर्म रहता है तो एल नीनो होता है। ठीक है, तो जब ठंडा रहेगा तो वहाँ बारिश कम होती है, मतलब साउदर्न अमेरिका में। और जब वो गर्म रहेगा तो वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। तो जब वहाँ बारिश नहीं होती है तो अपने यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खासकर। ठीक है, तो इस बार जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है उसका कारण भी ला नीना को ही माना जा रहा है, क्योंकि
ये कहते हैं ये थर्ड डिप है उसका, ठीक है, ट्रिपल डिप है। 3 साल से लगातार ला नीना की कंडीशन बनी हुई है, और इसलिए इस बार ज़्यादा बारिश, मतलब पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। इस बार भी वही चीज़ था। और जो अपना पैटर्न है, मानसून पैटर्न या बारिश का जो पैटर्न है, वो इरेटिक रहा है। मतलब हर जगह एक जैसे बारिश नहीं हुई, कहीं बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं बहुत कम हुई है, कहीं सूखे वाले हालात हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें यही था। फिर ये न्यूज़ थी मिड डे मील से रिलेटेड। इसमें फूड पॉइजनिंग के केसेस का जिक्र है कि क्यों होता है, कितना होता है, और कैसे इसकी रिपोर्टिंग होती है वगैरह, ठीक है। तो हमारे यहाँ देखने को मिला है कि 2022 में करीब 979 विक्टिम्स हुए हैं फूड पॉइजनिंग के। बच्चे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हमारे स्कूलों में ये देखने को मिला है। और 12% जो विक्टिम्स हैं वो मिड डे मील खाने के बाद बीमार हुए हैं, जिसमें छिपकली, चूहे, यहाँ तक कि सांप कहीं कहीं मिले हैं, ठीक है, कॉकरोचेस भी देखने को मिले हैं। और ये इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस जो रिकॉर्ड हुए हैं वो कर्नाटका, उसके बाद उड़ीसा, फिर तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और 232 ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं, ठीक है, 2009 से 2022 के बीच में। इसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे जो मिड डे मील की जो क्वालिटी है वो लो होती है, उसके उसके कारण ऐसे फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंस्पेक्शन, इरेगुलर लाइसेंसिंग, लिमिटेड रिपोर्टिंग, और एब्सेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये सब रीजंस हैं जिसके कारण जो फूड क्वालिटी है वहाँ की वो चेक नहीं हो पाती, ठीक है, और वो डिग्रेडेड फूड क्वालिटी मिड डे मील में दे देते हैं, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। उसके बाद ये भी बताया गया कि कई बार जो केसेस होते हैं उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। शायद कोई ऐसी मतलब प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि, या प्रोसीजर नहीं है कि जिससे रिपोर्ट किया जा सके ऐसे केसेस। नॉर्मली ये गांव के लेवल पे होता है, ठीक है, तो गांव के लेवल पे हो सकता है उतनी अच्छी मॉनिटरिंग ना हो। फिर जो फूड सेफ्टी कमिश्नर्स होते हैं वो विजिलेंट नहीं होते हैं, कई बार उनको ही नहीं पता होता है कि ऐसे कोई केस हुआ है, ठीक है। जो हमारे यहाँ कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने ऑडिट किया था और उसमें बताया कि एमपी में ऐसे कई केसेस, मतलब 2015 से 2016 के बीच 16 के बीच करीब 14,500 स्कूल ने ये रिपोर्ट किया था फूड पॉइजनिंग के केसेस, ठीक है। उनके यहाँ मतलब प्रॉपर शेड नहीं था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे 40% स्कूल थे जिन पे प्रॉपर शेड नहीं है। अब जब शेड नहीं है वहाँ पे खाना बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही दिक्कत थी, वहाँ पे बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना बनता था, ठीक है। और इनका एक क्राइटेरिया है कि जो खाना होता है वो करीब 65 डिग्री सेल्सियस गर्म होना चाहिए जब वो बच्चे को सर्व होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको हायर करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम खाना पहुंचा देना, ठीक है। अब वो किस कंडीशन में पहुंचा रहा है, खाना गर्म है या नहीं, ये नहीं चेक होता। कई स्कूलों के पास, नॉर्मली ज़्यादातर स्कूलों के पास ये सुविधा नहीं होती कि वो खाने का टेम्परेचर ले सकें, ठीक है। और इसमें और ये भी था कि ग्रीवांस रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं था। अगर कहीं पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहाँ पे बताया जाए, ठीक है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं था। ये भी दुविधा की बात है। तो इसमें यही था। फिर है अ ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज़ रिफॉर्म मल्टीलेटरिज्म, ठीक है। ये अभी जो 77th UNGA का सेशन हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में है, और वहाँ पे इंडिया की जो एंगेजमेंट है अदर ब्लॉक्स या अदर जो ग्रुपिंग्स थी उससे, ठीक है। इंडिया जो है बहुत दिन से मांग रहा है UNSC में रिफॉर्म और कुछ और कंट्रीज़ का परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है। जैसे G4 है, G4 अपने लिए मांग रहे हैं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दीजिए, और अदर कंट्रीज़ को भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ को खासकर कुछ, ठीक है। और इसमें 3 इवेंट इन्होंने गिनाए हैं जो मेजर इवेंट थे पिछले 2-3 सालों के, उसको मिला के, और उसको एक वो बना के बता रहे हैं, बेस बना के बता रहे हैं कि क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है। पहला कोविड का केस था। कोविड में देखा गया कि कैसे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसे डील करने में सफल नहीं रही कोविड से, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट लगाया साउथ कंट्रीज़ ने, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उन्होंने ड्रग्स की डिलीवरी की, वैक्सीन्स बनाई, और बाकी देशों को भी वैक्सीन्स भेजी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि एफर्ट लगाया और भी कंट्रीज़ को देने में। इवन जब इन्होंने कहा WTO में कि पेटेंट कुछ दिन के लिए रिवॉक कर दिया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो पाए वैक्सीन्स की, तो जो डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते। खासकर US ने तो सीधे ही मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में भी UN का मतलब कोई वो एफर्ट नहीं था इसको रोकने में, कोई एफर्ट नहीं दिखाया इन्होंने। कुछ यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाई गई US के द्वारा और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, अभी भी लगाई गई हैं। और
उसका भी कोई ऐसा हल नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला, वॉर अभी तक चल रही है, ठीक है। उसके बाद चाइना आता है। चाइना की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है दिनों दिन, जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है उसकी डोमिनेंस बढ़ रही है, खासकर जो उसके आसपास के रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है। और फिर जो साउथ ग्लोबल साउथ चाइना सी है वहाँ हमने देखा, वहाँ पे भी इसने यूनिलैटरल चेंजेस किए हैं अपने हिसाब से। और अभी जब यूएस की जो सीनेटर थी वो ताइवान गई थी, तब इसने वहाँ पे एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, ठीक है। उसके बाद चाइना का जो क्या कहते हैं कंट्रोल है, जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये सबको पता है। और क्या कहते हैं उसके बाद अभी जो ह्यूमन राइट कमीशन की जो चेयरमैन थी, यूएन की ह्यूमन राइट जो चीफ थी, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी वीगर मुस्लिम पर, और उस पर पता क्रिटिसाइज़ किया था चाइना को, तो चाइना ने उनको भी लताड़ लगा दी थी तरह से, ठीक है। और फिर इंडिया ने जब क्या कहते हैं एक वो टेररिस्ट था साजिद मीर, उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए रेजोल्यूशन लाया था, तो उस पर भी चाइना ने वीटो लगा दिया। और ये पहली बार नहीं है, शायद तीसरी चौथी बार है, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया वही कह रहा है कि इंडिया जो है रिफॉर्म के लिए इसीलिए कह रहा है कि और कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाए यूएनएससी में, ताकि इससे जो है ग्लोबल पावर या कह सकते हैं जो इम्बैलेंस आया एक तरह से, या चाइना के कारण जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। इसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे G4 कंट्रीज़ हमने देखा, फिर L.69 ग्रुप है, ठीक है, उसका भी यही रिफॉर्म के लेके एजेंडा है। और कई सारे छोटे छोटे ग्रुपिंग्स हैं, उनका भी रिफॉर्म का लेके एजेंडा है, ठीक है। वो मल्टीलेटरलिज्म क्या कहते हैं उसको बढ़ावा दे रही हैं। यूएन का भी एक तरह से इसी से रिलेटेड एफर्ट है कि मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ाया जाए, ठीक है। और क्या कहते हैं जितने भी इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी ये कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे हर जितने रीजन होते हैं उनके अपने अपने अलग अलग ग्रुपिंग हैं। अगर जैसे कैरिबियन का देखा जाए, एशियन है इधर साउथ एशिया में, ठीक है। और इवन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनका भी अपना एक क्या कहते हैं है ग्रुपिंग है। अफ्रीकन यूनियन है अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। तो ये सब भी एक तरह से मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं, पर ये सब अलग अलग दिशा में है। इनको जो है यूएन है एक एक दिशा दे सकता है, ठीक है, यूएन लीड ले सकता है, ठीक है। पर वो भी हो नहीं पा रहा है, उसी को ये मतलब एडवोकेट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि यूएन जो है वो लीड करे इन सबको, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।